अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अहमद रज़ा और होते हैं कि उनमें ज़रा सा भी डिस्टेंस नहीं रहता है और वो कलरफुल डॉट्स, कलरफुल पिक्सेल्स मिलके हमारी इमेज क्रिएट करके हमें स्क्रीन पे दिखा देते हैं। तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर क्या है कि सबसे पहले हमारे पास पिंस हैं जो कि हमारी बेस के साथ कनेक्टेड है और जो हमारी बेस है वो हमारी इलेक्ट्रॉन गन के साथ कनेक्टेड है। तो मींस कि ये जो हमारा यहाँ पे बेस है ये हमारे लिए एक सेंट्रल हब है जो हमारी पिंस हमारी जो हैं वो बोर्ड में फिट होती हैं, बोर्ड के साथ कनेक्ट करती हैं हमें। तो उसके बाद हमारा जो सारा डाटा है वो आएगा बेस में। बेस काम ये करती है कि हमारी पिंस को और इलेक्ट्रॉन गन को कंबाइन कर देती है, इनका आपस में कांटेक्ट करवाती है। उसके बाद हमारा जो डाटा है वो फोकसिंग सिस्टम के पास जाता है कि कौन सी इमेज को किस जगह से फोकस करके हमने अपनी स्क्रीन पे कोई भी इमेज जो है वो शो करवानी है, वो फोकसिंग सिस्टम होता है। उसके बाद आगे हमारी आ जाती है यहाँ पे एक कॉइल होता है जो कि गर्म हो जाता है और उसी की वजह से हमारी जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो हमारी स्क्रीन तक पहुँचती हैं और वहाँ से हम फास्फोर कोटेड स्क्रीन जो है वहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन बीम बम्बार्ड करते हैं। तो हमारा जितना भी डाटा पीछे से कोयल में होते हुए फोकसिंग सिस्टम से इलेक्ट्रॉन बीम तक पहुंच रहा होता है वो स्क्रीन पे पहुंचता है। स्क्रीन पे आगे फास्फोर कोटेड की मदद से हमें हमारी इमेज जो है वो नज़र आ जाती है। अब ये इमेज आप ये सेकंड वाली इमेज देखें, इसमें आगे ये जो स्क्रीन लगी हुई है पीछे वही है
CRT जो हमने पीछे पढ़ी है, कैथोड रे ट्यूब, ये हीटिंग फिलामेंट से, इलेक्ट्रॉन गन से, फोकसिंग सिस्टम और कॉइल वगैरह से गुज़र के ये हमारी आगे जो स्क्रीन लगी है इसे हम कहते हैं फास्फोर कोटिंग। हमारा जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो इसी स्क्रीन पे आके बम्बार्ड करते हैं, तो जो हमारी इमेज है वो यहाँ पे शो हो जाती है। और मैं आपको ये बताऊं कि ये जो CRT थे इनमें ब्लैक एंड वाइट वीडियोस हमें नज़र आती थी। तो उसमें होता यही था कि ब्लैक एंड वाइट में हमारे पास सिर्फ 2 ही बिट होते थे। हर एक पिक्सल में एक बिट स्टोर किया जाता था, चाहे वो 0 हो जाए या 1 हो जाए। अगर तो हमने अपने पिक्सल को वाइट शो करवाना था तो वहाँ पे हम 1 पुट कर देते थे, तो हमारा जो पिक्सल था वो जल जाता था और वाइट शो होता था। और जिस पिक्सल की वैल्यू हम 0 पुट करते थे या 0 स्टोर करते थे वो ब्लैक रहती थी। इस तरह से ब्लैक एंड वाइट जो इमेज है वो हमारी क्रिएट होती थी। उसके बाद हमने पढ़ा था रास्टर ग्राफिक्स स्कैन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्कैन्स इन कंप्यूटर ग्राफिक्स। पहला हमने पढ़ा था रास्टर ग्राफिक्स स्कैन, उसके बाद हमने पढ़ा था रैंडम ग्राफिक्स स्कैन। अब इनकी वर्किंग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये हमारे पास सबसे पहले रास्टर ग्राफिक्स स्कैन है। तो इसमें ओवरऑल मैं आपको मेन टॉपिक बता देता हूँ कि वीडियो कंट्रोलर एक्सेस द फ्रेम बफर टू रिफ्रेश द स्क्रीन। सारे का सारा जो काम है वो वीडियो कंट्रोलर ने करना होता है। मैं आपको बता दूं कि जब से ये कंप्यूटर ग्राफिक्स स्टार्ट हुई है तब से लेके आज तक ये वीडियो कंट्रोलर ही है जो हमारी ओवरऑल इमेज को कंट्रोल करता है, कंटिन्यूसली हमें देखने में मदद देता है। ये सारे का सारा काम वीडियो कंट्रोलर ही एक्सेस करता है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है कि सबसे पहले CPU जो है वो इंटरेक्ट करता है सिस्टम मेमोरी के साथ, और सिस्टम मेमोरी जो है वो हमारी सिस्टम बस के साथ कांटेक्ट करती है। तो यहाँ पे सिस्टम बस के बाद हम IO डिवाइसेस के तरफ जाएंगे। तो सिस्टम बस जो ये यहाँ पे हमारी है वो हमें सेंट्रल डिवाइस यानी कि सेंट्रल हब का काम देती है। जैसे हमने पिछली क्लासेस में टपोलॉजीज़ पढ़ी थी, तो वहाँ पे एक टपोलॉजी हमने पढ़ी थी ट्री टपोलॉजी, जिसमें सारे के सारे कंप्यूटर्स एक सेंट्रल डिवाइस के साथ कनेक्टेड होते थे और उसे हम सेंट्रल हब कहते थे। अगर वो सेंट्रल हब डिवाइस जो है वो बंद हो जाए या शट डाउन हो जाए तो कोई भी कंप्यूटर जो था वो कांटेक्ट नहीं कर सकता था एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पे हमारी जो सिस्टम बस है वो भी एक सेंट्रल डिवाइस का काम कर रही है कि ये सिस्टम मेमोरी से डाटा लेती है और IO डिवाइसेस तक पहुंचाती है। उसके बाद जो हमारी IO डिवाइसेस हैं वो आगे सारे का सारा डाटा वीडियो कंट्रोलर को एक्सेस करते हैं, और वीडियो कंट्रोलर जो है वो हमारी इमेज को क्रिएट करके हमें मॉनिटर पे शो करवा देता है। उसके बाद ये रास्टर स्कैन ग्राफिक्स की वर्किंग है। तो वर्किंग में होता ये है कि जब कोई भी हमारी इमेज जब हम कंप्यूटर पे शो करवाते हैं तो उसमें होता ये है कि नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम्स को हमें बार बार रिफ़्रेश करना पड़ता है उसे कंटिन्यूसली देखने के लिए। ये सिर्फ़ और सिर्फ कैथोड रे ट्यूब वाली और रास्टर स्कैन में ऐसे काम होते थे। आजकल की इन प्लाज्मा स्क्रीन्स वगैरह और जो LCD वगैरह हैं उनमें ऐसा काम नहीं होता है। तो इसमें होता यही था कि हमें 1 सेकंड में अपनी इमेज को 60 टाइम्स, ओनली इन 1 सेकंड 60 टाइम्स हमें अपनी इमेज को रिफ़्रेश करना पड़ता था। और रिफ़्रेश भी ये ऐसे होती थी कि ये नंबर ऑफ़ रोज़ को एक एक पिक्सल करके तो हमारी इमेज को ये रिफ़्रेश करती थी। तो इसका काम यही था कि सबसे पहले ये पहली लाइन को रिफ़्रेश करेगी, उसके बाद ये कम बैक होगी सेकंड लाइन पे, फिर सेकंड लाइन को ये एक एक पिक्सल करके सारी की सारी जो पूरे का पूरा पेज है इसी तरह एक एक लाइन करके ये रिफ़्रेश करेगा, और सबसे एंड पे आके एंड से दोबारा ये वापस पहली लाइन के पहले पिक्सल पे पहुंच जाएगा। तो इस तरह से एक एक लाइन करके हमारा जो ओवरऑल पिक्चर है वो हमारी रिफ़्रेश हो जाती है।
उसके बाद है रैंडम स्कैन सिस्टम। ये दूसरी टाइप है स्कैन सिस्टम की। इसमें भी तकरीबन सेम ही स्ट्रक्चर है कि इसमें भी सबसे पहले सीपीयू है, सीपीयू इंटरेक्ट करेगा सिस्टम मेमोरी के साथ। सिस्टम मेमोरी के बाद हमारे पास वही सेंट्रल हब जो डिवाइस है हमारी सेंट्रल सिस्टम बस। उसके बाद हमारा जो सारा डाटा है वो आईओ डिवाइसेस तक पहुंचता है। एक जो मेन डिफरेंस है रैंडम स्कैन सिस्टम में वो यही है कि यहाँ पे वीडियो कंट्रोलर की जगह पे हमारे पास डिस्प्ले प्रोसेसर है। ये एक एक्स्ट्रा प्रोसेसर या आप कह लें एक्स्ट्रा प्रोसेसर होता है जो कंप्यूटर को स्पीड अप करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे सिर्फ यही एक डिफरेंस है रैंडम और रास्टर स्कैन में। यहाँ पे हमारा डिस्प्ले प्रोसेसर है जो अपना डाटा मॉनिटर तक पहुंचाता है और मॉनिटर फिर हमें अपनी इमेज जो है वो शो करवा देता है। उसके बाद ये रैंडम स्कैन ग्राफिक की वर्किंग है। इसमें वर्किंग डॉट्स की सूरत में होती है। अब पिछले स्कैन में तो हमें ये था कि पूरी की पूरी स्क्रीन को ही हमें रिफ़्रेश करना पड़ता था अपनी इमेज को कंटिन्यूसली देखने के लिए। लेकिन रैंडम स्कैन सिस्टम में यही है कि ये हमें डॉट्स की सूरत में हमारी इमेज को क्रिएट करता है और हमें पूरे के पूरे पेपर को रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद आया था जी कलर्ड CRT मॉनिटर्स। इसमें दो टाइप्स हैं। सबसे पहले बीम पेनिट्रेशन मेथड और दूसरा शेडो मास्क मेथड। बीम पेनिट्रेशन मेथड में आपको डायरेक्टली बता दूं कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स गन थी हमारे पास जिनके ज़रिए हम कलर को अपनी स्क्रीन पे शो करवाते थे। वो 2 हमारे पास जो फास्फोर की लेयर थी वो एक रेड थी और एक ग्रीन थी। हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन गन्स थी। अगर हमने अपनी स्क्रीन पे ग्रीन कलर को शो करवाना था तो हम ग्रीन वाली इलेक्ट्रॉन गन को ऑन कर देते थे, तो वो अपनी जो इमेज है जो अपना कलर है वो अपनी स्क्रीन पे फास्ट फॉरवर्ड करती थी। तो हमारे पास जो स्क्रीन पे ग्रीन कलर शो हो जाता था। और अगर हमने रेड को शो करवाना होता था तो रेड इलेक्ट्रॉन गन जो है हमें उससे ऑन करना पड़ता था, तो हमारे पास जो रेड कलर है वो स्क्रीन पे शो हो जाता था। और दूसरी जो हमारे पास टाइप है वो है शेडो मास्क मेथड। शेडो मास्क मेथड इज़ द मेथड which is used in raster scan system which includes color TVs। इसमें कलर्स मल्टीपल कलर जो हैं वो शो होते हैं, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे 2 से ज़्यादा गन्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी कि कलर्स को मिक्सअप करके कलरफुल टीवी कलरफुल पिक्सेल्स के ज़रिए हमारी जो इमेज है वो क्रिएट होती है। तो बीम पेनिट्रेशन मेथड में हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ 2 लेयर्स थी, लेकिन यहाँ पे हमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गन की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद ये हमारे पास कुछ CRT मॉनिटर्स थे जो पहले पुराने जब नए नए आए थे ग्राफिक्स। तो ये उनका कुछ डिस्प्ले है कि वो किस तरह के नज़र आते थे। और ये तो हमारा डेस्कटॉप है। और ये जो सेकंड है ये हमारी 1980 की जो विंडो XP थी, ये उसका लेआउट है। एक वो हमें इस तरह से कुछ आउटपुट देते थे CRT मॉनिटर्स। उसके बाद हमारे पास आए थे फ्लैट पैनल मॉनिटर्स। इट रिफर्स टू ए क्लास ऑफ वीडियो डिवाइसेस दैट हैव रिड्यूस्ड वॉल्यूम वेट एंड पावर इक्विपमेंट कंपेयर टू CRT के कैथोड रे ट्यूब के मुकाबले में ये जो फ्लैट पैनल डिस्प्लेस थे, ये इनमें फ़ायदा ये था कि एक तो इनका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम था और दूसरा इनका वेट में भी बहुत ज़्यादा कम थे और पावर जो थे वो भी CRT से बहुत ही ज़्यादा कम लेते थे। और इनकी वीडियो की क्वालिटी ग्राफिक्स की जो क्वालिटी थी वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। इसकी एग्ज़ाम्पल में ज़्यादातर स्मार्ट टीवीज़ हैं, टीवी मॉनिटर्स, कैलकुलेटर, पॉकेट वीडियोस, गेम्स वगैरह वगैरह जो थे ये इनकी एग्जांपल है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ फ्लैट पैनल डिस्प्ले। इसमें 2 टाइप्स हैं, एमिसिव डिस्प्ले और नॉन एमिसिव डिस्प्ले। एमिसिव डिस्प्ले में हमारे पास प्लाज्मा पैनल एंड LED आते हैं और दूसरा है नॉन एमिसिव डिस्प्ले, इसमें हमारे पास LCD आती है। इसके बारे में भी थोड़ा पढ़ते हैं। The devices that convert electrical energy into light
इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो डिवाइस लाइट में कन्वर्ट करके हमें इमेज शो करवा देती है वो हमारी एमिसिव डिस्प्ले कहलाती है। तो इसमें हमारे पास जो एग्ज़ाम्पल है वो एलईडी या प्लाज्मा स्क्रीन है। आप अपनी एलसीडी कंप्यूटर की ही देख लें तो उसमें हमें एक रोशनी की मदद से ओवरऑल बिल्कुल कलरफुल डॉट्स में हमें अपनी इमेज जो है वो ग्राफिक्स में नज़र आ जाती है। तो वो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि उसे पावर जो है वो तो इलेक्ट्रिकल की सूरत में मिल रही है, लेकिन हमें जो आउटपुट मिल रहा है वो कलरफुल में यानी कि ग्राफिक्स की एक वीडियो में मिल रहा है। तो ऐसी डिवाइसेस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट में कन्वर्ट कर दें उसे हम एमिसिव डिस्प्ले कहते हैं। और जो हमारे पास नॉन एमिसिव डिस्प्लेज है, इट यूजेस ऑप्टिकल इफ़ेक्ट्स को यूज़ करके ये कन्वर्ट करता है लाइट फ्रॉम सम अदर सोर्स इनटू ग्राफिक पैटर्न। अब ये लाइट को कन्वर्ट करके हमें ग्राफिकल पैटर्न में हमारी इमेजेस में हमारी वीडियोस को कंप्यूटर पे या किसी भी स्क्रीन पे शो करवा देना ऑप्टिकल इफ़ेक्ट्स की मदद से। तो ये हमारी नॉन एमिसिव डिस्प्ले होंगे। उसके बाद ये कुछ 3D डायमेंशनल व्यूइंग डिवाइसेस हैं कि जो स्टार्टिंग में 3D वीडियोस को देखने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। ये कुछ 3D कंप्यूटर्स थे, कुछ 3D वीडियो की ये डिवाइसेस हैं जैसे हमारे ये तस्वीर में दिखाई गई हैं। और होलोग्राम ये होता है कि 3D में किसी भी चीज़ का सेम स्टैचू बना देना और बिल्कुल ऐसा कलरफुल लगे कि उसे हम पहचान ही ना सकें कि ओरिजिनल है या फेक है। तो इसे हम होलोग्राम कहते हैं। मतलब कि लाइट की मदद से एक छोटी सी डिवाइस की मदद से एक 3D ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके अपने सामने ले आना, ये होलोग्राम होता है। उसके बाद है DDA एल्गोरिथम। DDA एब्रीवेटेड फॉर डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइज़र हैज़ अ वेरी सिंपल टेक्निक। इस टेक्निक में हमारे पास फाइंड डिफरेंस DX एंड DY एज, इसमें हमारे पास 2 पॉइंट्स दिए जाते हैं जिनमें दो वैल्यूज़ हमें दी जाती हैं, 2 X की होंगी और 2 Y की होंगी। और DY और DX को हमने फाइंड करना है। तो DY को हम कैसे फाइंड करेंगे, जो Y2 होगी हमारे पास उसमें से हम Y1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा DY का। और जो DX है उसको फाइंड करने के लिए X2 माइनस X1 करेंगे तो जो आंसर आएगा वो हमारे पास DX होगा। तो इसी तरह हम DDA एल्गोरिथम के ज़रिए DY और DX को फाइंड करते हैं। उसके बाद ये एक एग्ज़ाम्पल है कि हम अपने सर्कल को कैसे ड्रॉ करते थे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के ज़रिए। दैट दिस टेक्निक यूजेस इक्वेशन फॉर अ सर्कल। ये एक इक्वेशन के ज़रिए x और y की वैल्यू लेके यहाँ पे 0 0 होती है तो वहाँ पे कंपास रख के हम एक लाइन को आर्क जैसा ड्रा कर लेते हैं इस तरह से, जैसे ये पॉइंट शो हो रहे हैं। तो ये हमारी एक सर्कल को ड्रॉ करने की टेक्निक थी यूजिंग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। उसके बाद हमने 8 ऑक्टेंट सिमेट्री पढ़ा था कि पहले तो हमने पढ़े थे कि 4 ऑक्टेंट्स होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट में, चाहे वो सर्कल है, रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, उसमें 4 ऑक्टेंट्स हैं। लेकिन यहाँ पे हमने अपने पास से 4 ऑक्टेंट्स न्यू बना के तो अपनी आर्क्स को शो करवा के एक सर्कल को ड्रा करने की एक 8 ऑक्टेंट्स सिमेट्री की नई टेक्निक्स जो है वो आज पढ़ी है। उसके बाद हमारे पास है मिड पॉइंट सर्कल में। मिड पॉइंट में आपको बता दूं कि हमेशा जहाँ पे भी हमने मिड पॉइंट को शो करवाना है तो मिड पॉइंट के लिए हमें हमेशा 2 वैल्यूज़ दी गई होंगी और उन दोनों को प्लस करके हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मिड पॉइंट जो हमारी वैल्यू होगी वो निकल आएगी। तो उस एंगल पे हम एक आर्क लगाएंगे 0 0 से x और y 0 0 जहाँ पे होंगे वहाँ पे हम कंपास को रख के एक आर्क लगाएंगे उस एंगल की। तो हमारे पास इस आर्क ये जो पॉइंट शो रहा है तो ये आर्क ही हमारी जो है वो सर्कल को ड्रॉ करने में मदद देगी। उसके बाद है बेसिक ट्रांसफॉर्मेशंस। ये हमने जो पढ़ी थी
अभी 12th लेक्चर में। तो बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन में 3 चीज़ें हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, उसके बाद रोटेशन और उसके बाद स्केलिंग। ट्रांसफॉर्मेशन में यही था कि हमें स्ट्रेट लाइन को मूवमेंट करवानी होती थी एक जगह से दूसरी जगह, और रोटेशन में ऑब्वियसली आपको पता है कि थीटा का इस्तेमाल होता है, यानी कि कर्व टाइप की जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं या ज्योमेट्रिकल शेप्स होती हैं वो हमारे पास रोटेशन होती है। और स्केलिंग में हमें किसी भी चीज़ का साइज़ छोटा और बड़ा करना था। उसके बाद हमारे पास ये एग्ज़ाम्पल है रोटेशन की, कि जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ये एंगल है थीटा, तो जहाँ पे एंगल की बात हो जाती है वहाँ पे हमेशा आर्क्स ही लगती हैं या सर्कल बनते हैं। तो अब ये जो हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट था ये वाला, अब एक आर्क की सूरत में ये मूव करेगा। तो ये देखें, ये हमारी एक आर्क बन गई, और इसी आर्क को हम कंप्लीट करेंगे चारों ऑक्टेंट्स में, तो हमारा ये सर्कल बन जाएगा। उसके बाद ये स्केलिंग है। स्केलिंग में पहले तो हमें ये ऑब्जेक्ट दिया गया था, उसके बाद हमें ये साइज़ दिया गया एक्स और वाई का। अब इस एक्स में और इस वाई में हम अपने इन साइज़ को ऐड करेंगे, तो हमारे पास ये स्केलिंग में पहले ये छोटा साइज़ था, उसके बाद हम जब ये साइज़ को ऐड करेंगे, एक्स में 3 और वाई में 2 ऐड करेंगे, तो ये देखिए हमारे पास एक बड़ी शेप जो है वो बन के हमारे सामने आ गई है। तो ये हमारी स्केलिंग है। तो आज के हमारे जो पिछले 12 लेक्चर्स हैं वो तो बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं, कवर हो चुके हैं। आपके मिड की हाफ़ जो प्रिपरेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो इस वीडियो को आपने अच्छी तरह से समझना है। अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो मुझे कमेंट में लाजमी पूछिए। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।